हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस है क्या, टेंस के जो कंपोनेंट्स है यानी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या होते हैं, कर्ता क्रिया कर्म क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप कक्षा छठवीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक यानी स्कूल में किसी भी क्लास में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जानते हैं टेंस है क्या, टेंस को हम कैसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेंस है क्या। टेंस शब्द की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो ये जो है ना लैटिन वर्ड टेम्पस से निकली हुई है और जिसका सीधा संबंध किससे है, टाइम से है, समय से है। किसी कार्य के समय तथा उसकी अवस्था को ये दर्शाता है कि जो कार्य है वो कब हुआ या कब होगा या कब होता है, और उसकी अवस्था, उसकी जो स्टेटस है वो कैसी है, क्या है ना, उन सारी चीज़ों को ये बताने का काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। टेंस जिसे हिंदी में कहते हैं काल, और इसका मतलब होता है टाइम प्लस एक्शन। यानी टेंस मतलब क्या होता है, समय और जो क्रिया है, कोई घटना है या स्टेट ऑफ बीइंग है यानी अवस्था है, इन चीज़ों को बताता है समय के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। इंग्लिश का अगर रूल देखें और हिंदी का अगर हम रूल देखें तो थोड़ा अलग है। अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश का जो रूल होता है वो ऐसा होता है, सबसे पहले हम जनरली क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं, या बोलने के लिए भी हम यही चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं या लिखते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज का रूल है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, SVO। तो जैसे आपको बोलना है कि यू ड्राइव अ कार, यानी कि यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है, ड्राइव क्या है, वर्ब है, और अ कार क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये इस सीक्वेंस से हुआ, यू ड्राइव अ कार, यू गो टू स्कूल, आई स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। वैसे ही यू टीच अस मैथ्स, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब बोल रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये सीक्वेंस है। लेकिन अगर हम इसी को हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में देखिए ये सब्जेक्ट है यू, तुम, कार पहले आया, ये ऑब्जेक्ट है, कर्म है, उसके बाद चलाते हो, चलाना, ये क्या है, वर्ब है। तो इस तरह से अगर हिंदी का सीक्वेंस देखें तो सब्जेक्ट पहले आएगी, आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब नहीं, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर हम बोलते हैं वर्ब को। जैसे आपको बोलना है तुम जो है रोटी बनाते हो, तो रोटी को मैंने पहले बोला, फिर बनाते हो वर्ब को बाद में बोला। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, बोलने का काम वर्ब बाद में हो रहा है। तो ऐसे समझ रहे हो ना, हिंदी का रूल अलग है और इंग्लिश का रूल अलग है। तो ये रही छोटी सी बात जो टेंस से रिलेटेड है। अब इसको और आसान शब्दों में समझिए कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस में कैसे सब्जेक्ट वर्ब जो है वो रहते हैं। तो मेन जो चीज़ है ना वो सब्जेक्ट है, जिसको आप इस पेड़ में, इस ट्री में आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट मतलब एक जड़ है। उसके बाद फिर क्रिया, यानी जो करता है ना वो क्रिया करता है, कोई काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब मतलब क्रिया, जिसमें क्रिया होती है। अगर आप देखें तो ये वाला भाग मान के चलो, तना जो है ना वो क्रिया है, वर्ब है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े, जैसे ये जितने भी ये जो तना है उसको आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अदर वर्ड्स या फ्रेज जिसको बोल सकते हैं, तो वो बाकी जो पाना पता हुआ है ना, पत्ते, फूल, फल, ये आपके आ जाते हैं अदर वर्ड्स। तो इस तरह से मेन जो चीज़ है किसी भी सेंटेंस में वो है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो अन्य जो वर्ड्स बच जाते हैं उसे हम बोल देते हैं अदर वर्ड्स या फिर फ्रेज। अब समझिए कुछ और भी चीज़ें, जैसे अगर आपको ये इन सारी चीज़ों को समझना है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे जानना है, तो ये देखिए, अगर तुम सुबह कार चलाते हो, अब यहाँ पे तुम क्या है यानी यू क्या है, यू ड्राइव अ कार इन द मॉर्निंग, तो यू सब्जेक्ट है,
ड्राइव क्या है, वर्ब है। अ कार यानी एक कार, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया। अब बाकी जो बचा उसको क्या बोलेंगे, इन द मॉर्निंग क्या है, तो इसको बोल सकते हैं अदर वर्ड्स या फ्रेज। अदर वर्ड्स अन्य शब्द या फिर वाक्य का अंश, वाक्यांश। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं वाक्यांश, या इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेज। ठीक है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी माँ। यहाँ पे अगर आप देखें सब्जेक्ट हमेशा अकेला होगा ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट एक वर्ड या एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे मेरी माँ, माई मॉम, ये सब्जेक्ट है। मुझसे बहुत प्यार करती है, माई मॉम लव्स मी अ लॉट। तो लव क्या है, वर्ब। मी मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अलॉट यानी अदर वर्ड्स। ठीक है, बहुत प्यार करती है। तो इस तरह से अदर वर्ड्स, ओ डब्ल्यू मैंने लिख लिया। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अब समझते हैं सब्जेक्ट को आसान शब्दों में। आसान शब्दों में अगर हम सब्जेक्ट को समझे तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। कर्ता। अब ये कर्ता है क्या, जो सेंटेंस में कार्य करता है, या जिस सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, या तो वो कोई काम करेगा। जैसे दुनिया में जितनी भी काम है, खाना पीना उठना चलना दौड़ना, है ना, सोना, गाना गाना, पढ़ना लिखना, ये सब क्या है, कार्य है। यानी जो कार्य करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है ना, या फिर किसी की स्टेट ऑफ बीइंग यानी किसी की अवस्था को दर्शानी है, तो जिसकी अवस्था दर्शानी है वो हो जाता है सब्जेक्ट। जैसे राम पेन लाता है, लाने का काम कौन करता है, राम। तो राम क्या है, सब्जेक्ट। ब्रिंग्स वर्ब हो जाएगी, अ पेन ऑब्जेक्ट। वैसे सोनम सुंदर, यहाँ पे सोनम कुछ काम नहीं कर रही है, यहाँ पे सोनम के बारे में बताया जा रहा है कि सोनम कैसी है, सुंदर है। तो यहाँ पे सोनम सब्जेक्ट हो जाएगा। सोनम इज ब्यूटीफुल, इज वर्ब हो जाएगी, एंड ब्यूटीफुल ये ऑब्जेक्ट, या इसको हम बोल सकते हैं अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से देखें तो ये एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। ठीक है, तो इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बोलिए, या फिर अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट समझ आया। अब देखते हैं दूसरा वर्ब। वर्ब यानी कोई क्रिया या कोई घटना या किसी की अवस्था को भी ये दर्शाने वाले वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, शब्द होते हैं। ठीक, अवस्था को भी, जो भी कार्य एक्शन जो कर्ता के द्वारा किया जाता है। जैसे राम पेन लाता है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ब्रिंग्स वर्ब है। सोनम सुंदर, इसमें वर्ब जो है वो ये है, इज है, जो कोई अवस्था को दर्शा रहा है कि सोनम की जो अवस्था कैसी है वो सुंदर है, मतलब यहाँ पे ये वर्ब है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए वर्ब के जो है फॉर्म कितने होते हैं, वर्ब के कितने रूप होते हैं। वर्ब के वैसे तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है, 4-5 आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसके जो मुख्य फॉर्म की बात करें, मेन जो फॉर्म्स है वो कितने हैं, 3 है, जिसको आपको याद रखना चाहिए। फर्स्ट को बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, फिर फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, फोर्थ फॉर्म भी आ जाता है जिसमें आईएनजी ऐड करते हैं। फिर फिफ्थ फॉर्म भी आ जाता है जिसमें एस या फिर ई एस ऐड करने वाला। ठीक है, वही है, मतलब फर्स्ट फॉर्म से ही बना सकते हैं, जैसे कम का कमिंग, कम का कम्स, गो का गोइंग, उसके बाद गोज, स्पीक स्पीकिंग, उसके बाद स्पीक्स, ऐसा करके आया समझ में। तो मेन आपको 3 फॉर्म्स याद रखनी है, जैसे कम कैन कम, go went gone, speak spoke spoken, wear were worn। ठीक है, कम यानी आना, गो मतलब जाना, स्पीक यानी बोलना, वेयर मतलब पहनना। तो ये है वर्ब के मुख्य रूप से 3 फॉर्म। वैसे अगर आप देखें तो वर्ब को और भी हम डिवाइड कर सकते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऐसा करके। तो ये मेन वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब को अलग कर देते हैं, इज एम आर वॉज वर डू डज डीड करके, ये मेन वर्ब है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। अब ये कर्म क्या है, जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े। अब जैसे कर्ता है, कोई सब्जेक्ट है, वो कोई ना कोई काम कर रहा है, और उसके काम का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ेगा,
ऑब्जेक्ट के ऊपर, कर्म के ऊपर। तो जिस पर इसका प्रभाव पड़े, कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया घटित होती है या जिस पर उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। अगर हम बात करें राम पेन लाता है, तो राम ब्रिंग्स अ पेन, तो यहाँ पर राम काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। क्या कर रहा है? ला रहा है, यानी कि एक वर्ब है। अब ला रहा है तो क्या ला रहा है ना? क्या ला रहा है? तो ये पेन ला रहा है, इस पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर राम जो है वो प्यार करता है, तो किससे प्यार करता है? अपनी मम्मी से प्यार करता है, अपने भाई बहन से, है ना? किससे या किसको, किसे, इस तरह से आपको या देखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट को दो भाग में और हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो जाहिर सी बात है कि जो करता है ना, कर्ता के क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव जिस ऑब्जेक्ट पर पड़े वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिस पर इनडायरेक्टली प्रभाव पड़े वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे राम ने मुझे मोबाइल दिया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ना जनरली क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव जो चीज़ें होती है उस पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, तो नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं, और जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम ने मुझे मोबाइल दिया, राम गिव मी अ मोबाइल, तो राम ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और मी मतलब मुझे, और अ मोबाइल भी ऑब्जेक्ट है। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ मोबाइल, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये टी ओ लिख देता हूँ, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आई ओ मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा मी। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? राम गिव अ मोबाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा? अब आपको ऐड करना पड़ेगा टू, उसके बाद फिर मी। राम गिव अ मोबाइल टू मी, राम गिव मी अ मोबाइल बोल सकते हैं, या फिर राम गिव अ मोबाइल टू मी। यहाँ पे टू ऐड करना पड़ता है अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप बाद में लिखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप शुरू में लिखते हैं ना, तो यहाँ पे टू लगाने की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप बाद में लिख रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे टू ऐड करना पड़ता है। मैंने उससे एक प्रश्न पूछा, आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन, या फिर आप बोल सकते हैं, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है और अ क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, तो आप इसी को ऐसे बोल सकते हैं, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हर, मतलब मैंने उससे एक प्रश्न पूछा, या मैंने एक प्रश्न उससे पूछा, ऐसा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन में भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे जिसमें आप इस तरह से याद कर सकते हैं। इसमें आप केस मिलेंगे, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सन के अकॉर्डिंग नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड पजेसिव केस इंडिपेंडेंट में। ये आपके प्रोनाउन है, ये वाला प्रोनाउन है, ये वाला प्रोनाउन है एंड ये वाला प्रोनाउन है। ये जो ग्रीन वाला है ना, ये एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको याद रखेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आई, मी, माई, माइन ऐसा करके याद रखिए। आई यानी मैं, मी मतलब मुझे, माई मतलब मेरा, माइन मतलब मेरा या मेरी। माई मतलब भी मेरा या मेरी रहेगी, लेकिन जैसे इसको अकेले यूज नहीं कर सकते। जैसे माई पेन, माई पेंसिल, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेंसिल बोलेंगे, इसमें दिस इज माइन, दिस इज योर्स, दिस इज अवर्स ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रोनाउन है। प्रोनाउन को आपको याद रखनी है कि ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो ये वाला आप यूज करेंगे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो ये वाला यूज करेंगे। पॉजेसिव में आया तो ये वाला, ये दोनों यूज होगा। बट वही मैंने बताया कि जो ये वाला जो ग्रीन वाला है ना, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, ये अकेले यूज नहीं होगा, इसके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा। लेकिन ये वाला अगर आप यूज करेंगे तो कोई ना कोई आपको नाउन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन मतलब क्या? जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। ठीक है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है अभी भी तो मैं आपको बता दूं, जैसे आई मी, ये वाला समझ आ गया, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस को अगर आप समझना है, जैसे मैंने बोला आई मीट हिम, मतलब मैंने बोला कि मैं उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम। तो यहाँ पे हिम जो आया वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। आई जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे है, इसलिए सब्जेक्टिव केस यूज किए हैं यहाँ पे। ठीक है, आई मीट हिम, ही नहीं बोला मैंने, ये नहीं बोला मैंने, वो क्या बोला, हिम बोला। तो जो ऑब्जेक्ट के प्लेस में तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, सब्जेक्ट के केस पे तो सब्जेक्टिव केस। अगर इसी को अगर आप उल्टा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर वो मुझसे मिलता है बोलोगे तो यहाँ पे ही मीट्स मी, ऐसा। तो ये अगर सब्जेक्टिव केस में तो हिम का ही हो गया, और ये ऑब्जेक्टिव केस में तो आई का मी हो गया, इस टाइप से। दूसरी चीज ये मैं बता रहा था, ये वाला जैसे माई और माइन है, इसमें अंतर क्या है। तो अंतर की अगर आप बात करें, जैसे आपको बोलना है दिस इज दिस इज माई बुक। अगर आपको बोलना है कि यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे देखिए माई अकेले नहीं आएगा, दिस इज माई बोलोगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, आपको इसके बाद ऐड करना पड़ा है ना बुक, दिस इज माई बुक बोलना पड़ा, क्योंकि ये एडजेक्ट की तरह यूज होता है। और अगर आपको बोलना है दिस इज माइन, अगर आपने बोला दिस इज माइन तो ये करेक्ट है, यह मेरा है, यह मेरी है, ऐसा करके। तो इस केस में यही चीज़ें आपको समझनी है कि माई माइन है या अवर अवर्स है, इसमें क्या अंतर है। तो इसके साथ आपको कोई ना कोई नाउन ऐड करना पड़ेगा, डिपेंडेंट है ये, यहाँ पे लिखा ना डिपेंडेंट है, किसी ना किसी से डिपेंड रहेगा, यानी आगे कुछ ना कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा, इसमें नीड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। दिस इज अवर्स ऐसा बोल सकते हैं, तो आया समझ में। हाँ, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ टेंस की। तो काइंड्स ऑफ टेंस की बात करें तो ये आपके तीन टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है, इसको फिर से चार भागों में डिवाइड किया गया, यानी नाम लगभग वही है, सेम है, बस आपको ऐड कर देना है। जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट में आप ऐड कर सकते हैं पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये इस तरह से नाम हुई है। अब आने वाले वीडियोस में हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे बारी बारी से। तो आई होप बच्चों कि आपको आज की जो क्लास है वो काफ़ी अच्छे से पसंद आई होगी, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एक ही बार में अगर समझ नहीं आया तो आप बार बार भी देख करके समझ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए एंड थैंक यू।